श्वसन तंत्र शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पाचन तंत्र खत्म करेंगे और जल्द ही बायोलॉजी खत्म होंगे। दिन में 2 वीडियो आएँगे, अवश्य आएँगे। तो श्वसन तंत्र में हम जो शुरू करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है, बताइएगा? तो CO2 जो निकलता है, वो बताइए कितनी मात्रा होती है? तो 4% होता है। याद रखिएगा, 4% होते हैं अगर श्वसन जो हमारा साँस लेते हैं, वो बाहर निकलती है और जो कि किस रूप में निकलती है? CO2 के रूप में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। मतलब 4% निकलती है। अब इसी में देखा जाए तो अधिकतर कीट जो होते हैं किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? तो कीट की बात हो रही है। अगर कीट जो श्वसन करते हैं, वो बताइए किस प्रकार की करेंगे? तो श्वसन नली प्रणाली के द्वारा ही तो श्वसन करेंगे। श्वसन नली ही होगा, ट्यूब होगा तभी तो करेंगे। अगर नहीं है तो वो श्वसन नहीं करेंगे। कोई-कोई जो कीट हैं वो त्वचा से करते हैं। तो लगभग हम लोग जो भी मानव हैं, वो श्वसन नली से करते हैं और कीट जो हैं किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? श्वसन नली प्रणाली द्वारा क्रिया करते हैं लगभग। अगर बात करें शीत निद्रा के दौरान मेढक जब शीत निद्रा होता है, जब सोए हुए रहता है ठंडे के समय में, निद्रा के दौरान किस अंग से श्वसन करता है? बताइए मेढक। तो केवल त्वचा से करता है। शीत निद्रा जब होती है, शीत निद्रा जब नींद में है मान लीजिए और ठंडा का समय हो, तो उस समय मेढक जो है सोया रहता है। सोया रहता है, तो वो साँस तो लेगा ही। तो लेता है पता है कैसे? त्वचा से लेता है। समझ गए? तो मेढक त्वचा से सांस लेता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? मान लीजिए जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो शराबी जो होते हैं, उनको अगर मान लीजिए पता करना हो कि वो नशे में हैं, कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं, अगर उन्हें चेक करना है, तो एक जाँच होता है जिसमें मिलाया जाता है कौन-सा गैस मिश्रण मिलाया जाता है? तो पोटेशियम याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मिलाया जाता है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए ब्रीथिंग की बात हो रही है, देखिए श्वास लेते हैं हम लोग, ब्रीथिंग करते हैं, श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, है ना? ब्रीथिंग करते हैं। तो ब्रीथिंग करते समय बाहर निकली जो वायु है, वायु में जो ऑक्सीजन पूछेगा, कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है हमारा 17%। तो याद रखना है 4% CO2 और 17% ऑक्सीजन। श्वसन में जो रुधिर होते हैं, ब्लड होते हैं, तो श्वसन में रुधिर का कौन-सा घटक जो है O2 का अवशोषण करता है? तो O2 मतलब बताइए, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का शोषण करता है। तो लाल रक्त कणिका का करता है, किसमें करता है? लाल रक्त कणिका में करता है। आरबीसीएस कहिए, आरबीसी में करता है, लाल ब्लड में करता है। तो रुधिर का अगर बात करें, तो लाल रक्त में हमारी ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। समझ गए? तो अगर लाल ब्लड अगर हमारे शरीर में नहीं है, तो समझिए श्वसन क्रिया बंद होने वाली है, ऑक्सीजन हमको नहीं मिलने वाली है। अव्ययीय श्वसन में पेशी कोशिकाएँ क्या होता है? पेशी कोशिकाएँ ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? बताइए किसमें होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? बताइए। तो ये करती है लैक्टिक अम्ल में करती है। तो किसमें परिवर्तित करती है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करती है। तो ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है तभी ऊर्जा उत्पादन होती है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है? बस इतना ही डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि भोजन निगलते समय, जब हम भोजन निगलते हैं, भोजन निगलना मतलब खाते हैं, तब श्वसन मार्ग जो है किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो हम जब भोजन करते हैं, जब भोजन करते रहते हैं ना, तो हमारा श्वसन नली जो है बंद हो जाता है क्योंकि दोनों तो एक ही मार्ग से हैं। नाक का जो मार्ग है और हमारा खाने का मार्ग, एक जाके एक जगह मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है? बंद हो जाता है श्वसन नली का मार्ग। तो उसे क्या कहते हैं? एपी एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी अलग कर दीजिए और ग्लॉटिस अलग कर दीजिए। तो एपीग्लॉटिस बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो एपीग्लास्टिक रहेगा तभी बंद होगा। तो ग्लास्टिक मतलब मान लीजिए छिद्र है, छेद है समझिए, तो उस छेद को बंद करने के लिए ढक्कन होना चाहिए, तो वही एपी हो गया, लेप लगा दिया, है ना? तो एपीग्लास्टिक लेप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फेफड़ों में जो है गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आदान-प्रदान जो है किसके द्वारा होगा? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, हमारा फेफड़ा, लंग्स है ना? तो रुधिर द्वारा ही होगा ना, ब्लड द्वारा ही होगा ना, हैं? चलिए, ये भी बात हम समझ गए। आपसे पूछ देगा, अब कोशिकांग की बात हो रही है, शेल का जो हमारा अंग है, ऐसे याद रखिएगा। कोशिकांग की बात हो रही है, तो क्रेबस चक्र
कि क्रिया जो है किस कोशिकांक में संपन्न होती है, तो हम जानते हैं कोशिकांक पढ़ेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे भूल जाएँगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए या हम लोग सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं सिंपली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो केशव चक्र की जो है क्रिया किस कोशिकांक में होगी संपन्न? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। याद रखिएगा ये जो है श्वसन के लिए भी इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। जैसे रक्त है ना उसी तरह ये है, कोशिका है ये, कोशिकांक है ये, कोशिका का हिस्सा है ये। ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीश्वसन। तो याद रखिएगा ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? तो 2 में होगा, या कोशिका द्रव ऑप्शन में होगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो कोशिका द्रव, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपसे पूछते क्या पूछेगा तो सुनिए, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। तो ऑक्सी हो या अनॉक्सी रूप से हो, याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं ये जो क्रिया है वो ऑक्सी अनॉक्सी के श्वसन का समान रूप से जनरल चरण माना गया है, समान माना गया है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन द्वारा, देखिए इसमें हम चाहते तो आपको डिटेल बेसिक देंगे। जब हम बेसिक डिटेल पढ़ाते हैं तो बेसिक नॉलेज देते हैं। आप मेरा वीडियो देखिएगा, जो भी जैसे कि मान लीजिए एमसीक्यू भी हम डिटेल पढ़ाएं तो उसमें डिटेल ही भर देते हैं। हमको पता है कि हम अगर लिखेंगे इस पे मान लीजिए तो आप देखिएगा नहीं, क्योंकि आपको भी लगेगा कि इरिटेट हो रहा है। इसलिए मैं सिर्फ रटन विद्या का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए करवाता हूँ क्योंकि इसी से एग्जाम होने की संभावना है। तो आप 1 से 2 बार मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको अवश्य याद होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर याद नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन पलट के कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए या एग्जाम में जाइएगा, अगर मेरा क्वेश्चन पढ़ा है वो आप सुन के जाते हैं 2 से 3 बार तो अवश्य वो क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटेगा नहीं। ये नलिन अकेडमी बोलता है, भरोसा कीजिए आप, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप मेरे बिना चल सकते हैं लेकिन हम नहीं चल सकते, तो हम आपके साथ छल नहीं कर सकते, ये भी मान के चलिए। तो चलिए, तो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो हम जानते हैं श्वसन जो है हमारा, सांस जो लेते हैं वो उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसका संचय किस रूप में होगा, मतलब अपना क्रिया कैसे करेगा, काम कैसे होगा, कहाँ जाके मिलेगा, जुड़ेगा, गला मिलेगा, यही कहने का मतलब है संचय रूप से। तो हम बताएंगे एटीपी अणु में होगा। तो एटीपी का बताइए तो फुल फॉर्म, अगर मेरा पुराना वीडियो देख रहे होंगे बायोलॉजी का, एमसीक्यू वाला नहीं, एमसीक्यू विथ एनसीईआरटी का जो हम डिटेल पढ़ाए तो उसमें एटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर पूछे पहाड़ों पर रहने वाले में, जो पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों होती है बताइए? तो क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। क्या होती है? संघनित होती है। क्लियर हो गए? तो पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। क्लियर हो गए? तो पहाड़ों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं या रहने वाले जो होते हैं उनकी आरबीसी की संख्या अधिक होगी, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम क्या होता है? संघनित होती है ना? वायु आपको कम दिखता है, जितना ऊंचाई पे चढ़ेगा तो ऑक्सीजन थोड़ा कम दिखता है ना। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, उसमें मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद जो है, प्रमुख रूप से अंतिम उत्पाद है कौन है? तो CO2 एवं CO2 तो होगा ही, एवं पायरुविक अम्ल भी हैं। तो CO2 एवं पायरुविक अम्ल हैं। अब बताइए O2 और CO2 का बताइए मतलब क्या होता है? ठीक है, O2 मतलब हम ऑक्सीजन, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। और CO क्या होता है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट और वसा का मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद अगर पूछते लास्ट वाला, तो हम बताएंगे CO2 और पायरुविक अम्ल होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में भी इसे याद रखिएगा। जैसे हम पढ़े थे ऊपर, क्या पढ़े थे? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सिक और अनॉक्सिक श्वसन समान चरण में होता है, तो उसे हम ऑक्सिक को व्यावीय श्वसन बोलते हैं और अनॉक्सिक को हम क्या बोलते हैं? अव्यावीय श्वसन बोलते हैं, एरोबिक। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं किसे? ऑक्सिक को। ऑक्सिक पूछेगा, ऑक्सिक आ जाए मान लीजिए, जिसे हम व्यावी श्वसन भी बोलेंगे। तो ऑक्सिक श्वसन को हम बोलते हैं मतलब इंग्लिश में, तो एन को हटा दीजिए तो एरोबिक रिस्पिरेशन बोल देंगे।
ठीक है? जो कि हम ऊपर पढ़े हैं, लेकिन हम उसको बताए नहीं थे। अब अव्ययी है, अव्ययी मतलब अनॉक्सी, अनॉक्सी, ठीक है? इसी को बोला जाता है। तो अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, जिसे हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है? मतलब एनएरोबिक श्वसन बोलेंगे। इसकी क्रिया द्वारा क्या होगा? तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होगा। अब इसके द्वारा दोनों होगा, मतलब अनॉक्सी का भी काम होगा, ऑक्सी का भी काम होता है। इसमें समान रूप से काम करता है, तो दोनों में काम करने का काम किसका है? तो ग्लाइकोलाइसिस का काम है। कोई भेदभाव बेचारा नहीं करता है। अब हम ये बात तो समझ गए। देखिए, इसी बात का हम कर रहे थे, यहाँ पे रुक जाइए। यही बात बोल रहे थे, देख रहे हैं ना? दोनों में ऑक्सी, अनॉक्सी। इसी को व्यापी और इसी को अव्यापी श्वसन बोला गया। इंग्लिश में एरोबिक, इंग्लिश में अनॉक्सी को एनएरोबिक कर दिया गया। अब ये तो हम समझ गए। अब थोड़ा-सा और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो सवाल हम पढ़ लिए, अब यहाँ पे देखिए मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार होता है, ज़्यादा नहीं, 12 से 15 बार बताया गया है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 12 दे रहा है कि 15 दे रहा है या 13 भी दे रहा है। तो 12 से 15 के बीच में कोई भी आएगा तो टिक लगा दीजिएगा। मतलब 12 से 15 रेशियो हमेशा याद रखिएगा। और हम एक पॉइंट हमेशा बताते हैं, तो ये पॉइंट सुनिए। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कन का औसत 72 बार मिनट होता है। 2 बार, 72 बार मिनट होता है, या 72 मिनट बताइएगा, ठीक है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए पहले बता दिया। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ लिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लिए, जिसमें हम अनॉक्सी और ऑक्सी दोनों में ये समान रूप से काम करता है, श्वसन के रूप में, ठीक है? सांस के रूप में, रेस्पिरेशन के रूप में, ये भी बोल सकते हैं। तो अब इससे और एक सवाल बनता है कि ये परिवर्तित हो जाता है माइंड में, तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज और पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन? ग्लाइकोलिसिस पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन? ग्लाइकोलिसिस। भूलिएगा मत, परिवर्तित अगर पूछे सवाल तो। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस, याद रखिए ग्लाइकोलिसिस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? अब लीजिए इसका एंजाइम अगर आपसे पूछेगा तो बताइए, क्या बताइएगा? जिसे हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। और एक चीज और पढ़े होंगे कि आप कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें किसके बारे में पढ़े थे? ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़े थे ना कोशिका द्रव को। तो कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। हो सकता है साइटोप्लाज्मा दे दी, तो याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये सवाल देखिए ध्यान से। ऑक्सी श्वसन जिसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं ना। अब ऑक्सी में क्या था? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हो सकता है कोशिका द्रव की जगह पे साइटोप्लाज्मा दे दे, तो साइटोप्लाज्मा एवं माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भाग में संपन्न होते हैं, एक्शन लेते हैं। इसके माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से कोशिका के भाग पूछे तो साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हो सकता है कोशिका द्रव की जगह पे साइटोप्लाज्मा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोशिका द्रव का ही नाम साइटोप्लाज्मा है। तो कभी कभी हिंदी की जगह पे इंग्लिश का यूज कर लेता है, तो हम दोनों समझाते हैं, और जो नहीं करता है हम उसको बोलते ही नहीं है। पहली बात समझ गए? तो ग्लाइकोसिस के एंजाइम अगर पूछे कहाँ पाया जाएगा, तो हम बताएंगे साइटोप्लाज्मा में, कोशिका द्रव में। क्लियर? तो शुरू करें। तो किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण हम होता है। अगर मान लीजिए O2 की कमी ना हो और CO2 की अधिकता ना हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो समझ जाइए कि ये सही होगा, फिर आप सही जगह पे हैं, बीमारी से दूर रहिएगा, ये कहने का मतलब है। तो यही है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो ऊतक टिश्यू लिक्विड बोल दीजिए, ऊतक द्रव में जाती है। तो कारण क्या है? तो कारण यही है कि ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई और CO2 की अधिकता बढ़ गई तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगर पूछ दे कि फेफड़ों की कोशिकाओं होते हैं, याद रखिएगा। तो कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो हम बताएंगे सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। कैसे होते हैं? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने वाला, क्रिया को हम बोलते हैं जो एक्टिव होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि मानव शरीर में
क्या बात करते हैं हम लोग? मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? सुनिएगा, ओबला अलग कर दीजिए, ओब्लागेटा कर दीजिए, ओब्लागेंटा ऐसे बोला जाता है। तो मेडुला ओब्लागेटा में जो है हमारा श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो मानव शरीर का श्वसन केंद्र कहाँ है भाई, कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे मेडुला ओब्लागेटा में है। तथा पोन्स, पोन्स क्या था? सक्रिय ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं, इसी के माध्यम से ना होता है पोन्स, याद रखिएगा। तो मेडुला ओब्लागेटा और पोन्स में जो है श्वसन केंद्र हमारा स्थित है। क्लियर? अगर आपसे यही पूछे फेफड़ों के ऊपर का आवरण, आवरण मतलब एक कवर है, ऊपर जो फेफड़ों के ऊपर जो हमारा कवर है, जो हमारे फेफड़े के ऊपर दिखेगा आपको, है ना? किसका बना होता है? तो हम जानते हैं वो बनता है, वो रक्षा कवच है एक तरह से फेफड़े का, याद रखिएगा, प्लूरल कला, ठीक है? तो अगर मान लीजिए तोड़कर भी मैं बोलता हूँ, हर ढंग से बोलता हूँ, तो प्लूरल कला जो है ये क्या है? ये आवरण है, फेफड़े के ऊपर का आवरण को कहा जाता है। समझ गए? चलिए, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है किस रूप में होता है? तो वाई कार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? वाई कार्बोनेट के रूप में होता है जी। तो वाई कार्बोनेट के रूप में सर्वाधिक जो है क्या होता है? CO2 का परिवहन होता है, कार्बोनेट के रूप में होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो सर्वाधिक अगर CO2 अगर परिवहन हो रहा है, जा रहा है, तो समझिए वाई कार्बोनेट के रूप में होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्रेवस चक्र की बात करते हैं। तो क्रेवस चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। मैंने सवाल पूछा है एटीपी फुल फॉर्म बताइए। अगर मेरा पुराना वीडियो देखते आ रहे हैं एमसीक्यू विथ आंसर वाला, तो बताइएगा 24 एटीपी अणु निकलते हैं क्रेवस चक्र में। अगर ग्लूकोज के अणु का पूछे कि कितना एटीपी के अणुओं का निर्माण करता है सिर्फ क्रेवस चक्र में ग्लूकोज के अणुओं से, याद रखिएगा, तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, 24, है ना? अब फिर से आ गया ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा, श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, है ना? तो नॉर्मल बात है, दोनों में ऑक्सी अनॉक्सी दोनों में काम आता है, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है, याद रखिएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 होता है, ज्यादा नहीं होगा, शुद्ध रूप से 2 ही आपको दिखेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस चरण में पूछे एटीपी अणु का शुद्ध लाभ 2। अगर क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी होते हैं? तो हम बताएंगे 24 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। तो वो निर्माण करने के बाद अशुद्ध में ग्लाइकोलाइसिस पूछे तो 2। अब एटीपी बार-बार आ रहा है, प्लीज जल्दी कमेंट करें कि कितना एटीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज बताइए। एटीपी का क्या फुल फॉर्म पूछ रहा हूं मैं, एटीपी का फुल फॉर्म? चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। ए का मतलब होता है एडे, याद रखिएगा, एडेनोसिन, और टी का मतलब होता है ट्राई, और पी से होता है फॉस्फेट, याद रखिएगा फॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बता देना है एटीपी का फुल फॉर्म। अब भूलिएगा मत। इससे ही हमारा जो भी है अणु का निर्माण पूछे तो 24 एटीपी होता है, वो भी क्रेब्स चक्र के ग्लूकोज के अणुओं से। ये शब्द हम तो पढ़े थे। तो किण्वन है, तो किण्वन को इंग्लिश में हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है किण्वन की जगह पे फर्मेंटेशन बोल दे। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हम बताएंगे लुई पाश्चर ने की थी, ईस्ट में की थी। किसमें किया गया था खोज भी ऑक्सीजन मतलब अनोक्सी श्वसन का? तो ईस्ट में। अनोक्सी को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? तो हम लोग अनोक्सी को अव्यावी श्वसन भी बोलते हैं, या अनोक्सी को अनएरोबिक श्वसन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। अगर फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त जो एकदम खराब रक्त, तो फेफड़ों तक, यहाँ पे सुनिए, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो हम बताएंगे ये फेफड़ों तक जो है अशुद्ध रक्त जो पहुंचाया जाता है उसको धमनी कहते हैं। तो पूरा नाम अगर पूछते तो फुसफुस करिए, तो फुसफुस धमनी द्वारा जो है रक्त पहुंचाया जाता है। अब देखिए अशुद्ध चीज है, ब्लड पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? फुसफुस करते हुए पहुंचेगा। तो फेफड़ों तक अगर अशुद्ध रक्त पहुंच गया तो समझिए हानि तो होना ही है। लेकिन चलिए किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है? ऐसे अर्टेरी बोलते हैं, अर्टेरी बोला जाता है धमनी को, है ना? तो अगर आपसे पूछे फुस धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? हो सकता है ना? ठीक है।
फू, फ, फुस, धमनी ऐसे बोलते हैं। देखिए फुस-फुस मैंने बोल दिया याद करवाने के लिए, ऐसे उसका नाम है फू, फ, फू, स, धमनी ऐसे बोलते हैं। ऐसे पल्मनरी आर्टरी बोला जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएँ आलिंद में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो यही शिरा द्वारा पहुँचाया जाता है। जैसे फुस-फुस धमनी द्वारा मतलब फुस-फुस करिए मतलब पल्मोनरी आर्टरी द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है और शुद्ध रक्त जो पहुँचाया जाता है बाएँ आलिंद में वो उसे भी हम फुस-फुस ही कहेंगे। फू, फ, फुस बोलते हैं ऐसे याद रखिएगा, लेकिन हम फुस-फुस बोलेंगे याद करने के लिए। तो फुस-फुस शिरा याद रखिएगा इसके द्वारा शुद्ध होगा। शिरा द्वारा शुद्ध और धमनी द्वारा अशुद्ध है। तो हम यहाँ पे जो फुस जो शिरा है इसे हम वेन बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं इसे, तो उसमें अशुद्ध रक्त का काम हुआ। अगर वेन आ जाए मतलब शिरा आ जाए तो हम शुद्ध रक्त की बात करेंगे। अब चलिए यहाँ पे श्वसन गुणांक बोलते हैं। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन का जो है साँस जो लेते हैं उसका मापन हम किस यंत्र से करेंगे? डायरेक्ट सवाल है। तो इसका नाम ही है गै याद रखिए गै नांग श्वसन मापी द्वारा हम नापेंगे। तो श्वसन गुणांक का मापन यंत्र गै नांग श्वसन मापी बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? बताइए हाइपोऑक्सिया कहा जाता है या अनॉक्सिया कहिएगा? तो हाइपोक्सिया कहिए या अनॉक्सी कहिए कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में जो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी अगर आ जाती है, O2 की कमी आती है, तो कारण एक ही है अनॉक्सिया कहिए, अनॉक्सिया कहलाएगा या हाइपोऑक्सिया कहिए, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए हमारे श्वसन तंत्र। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। याद रखिएगा नाइट्रोजन आंसर लगा दीजिएगा। श्वसन क्रिया में अगर वायु में किस घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा तो नाइट्रोजन में नहीं होगा, बात खत्म। क्लियर? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस समय होगा लेकिन नाइट्रोजन में नहीं होगा। क्लियर? श्वसन क्रिया में अगर पूछे वायु का